गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम प्रोटीन के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला शरीर निर्माणात्मक कार्य, दूसरा नियंत्रण एवं नियामक कार्य एवं तीसरा ऊर्जा प्रदान करना। इन तीनों प्रकार के कार्यों को हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। निर्माणात्मक कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो निर्माणात्मक पोषक तत्व भी किया जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की ही बनी हुई होती है, अतः शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा भी होगा, छोटा शिशु जब जन्म लेता है तो मात्र 3 किलो का होता है और उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वर्ष भर के अंदर ही उसका जो वजन होता है वो जन्म भार का 3 गुना यानी कि लगभग 9 किलो हो जाता है तथा लंबाई 1.5 गुना यानी कि लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये जो वृद्धि है ये किसकी वजह से हुई है? प्रोटीन की वजह से। इसी प्रकार से जब वो शिशु वयस्क होता है तो उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फुट और वजन 50 से 60 किलो तक हो जाता है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। शरीर के शुष्क भार का 50% केवल और केवल प्रोटीन का बना है। किसका शुष्क भार का? यानी कि शरीर में से अगर पानी की मात्रा को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो बचे हुए हिस्से का 50% भाग केवल और केवल प्रोटीन का बना है। और अगर इसी को हम कुल शरीर भार के हिसाब से देखें तो कुल शरीर भार का 20% प्रोटीन का बना हुआ है और लगभग 70% पानी का और 10% में अन्य अवयव आते हैं। यह जो प्रोटीन है 20% प्रोटीन या शुष्क भार का 50% प्रोटीन, ये शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित है आइए देखें तो इसका 1/2 हिस्सा यानी कि 50% प्रोटीन केवल और केवल मांसपेशियों में है। 1/5वां हिस्सा अस्थि एवं उपास्थि यानी कि 20% प्रोटीन अस्थि और उपास्थियों में है और 1/10वां हिस्सा 10% प्रोटीन आपकी त्वचा, बाल और नाखूनों में उपस्थित होता है। शेष प्रोटीन अन्य शरीर के ऊतकों एवं शरीर द्रव में उपस्थित होता है। केवल 2 द्रव, मूत्र और पित्त रस ऐसे द्रव हैं, शारीरिक द्रव है जिनमें कि प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता सामान्य अवस्थाओं में। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति असामान्य अवस्थाओं में या बीमारियों की स्थिति में ही पाई जाती है। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि मूत्र व पित्त रस ऐसे शारीरिक द्रव हैं जिनमें कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बात करते हैं प्रोटीन टर्नओवर की। टर्नओवर का मतलब है, अभी जैसे मैंने कहा कि इतना इतना प्रोटीन शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रतिदिन हम भोजन से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वो प्रोटीन अमीनो अम्लों के रूप में यकृत में जाता है। यकृत में जाकर पुनः हमारे शरीर की आवश्यकता के हिसाब से नए प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार शरीर की जो विविध कोशिकाएं हैं वो प्रतिदिन टूटती है और उनकी जगह नई बनती है। तो पुरानी कोशिकाओं के टूटने में और नई कोशिकाओं के बनने के बीच में जो गैप आता है, इसके लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि प्रोटीन की वह मात्रा जो प्रतिदिन टूटती है और नई बनती है, रिप्लेस की जाती है। कितना? कुल शरीर प्रोटीन का 3% हिस्सा यानी कि 300 से 400 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन टूटता है और नया बनता है। क्या हम दिन भर में इतना प्रोटीन खाते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में क्या होता है, शरीर का जो प्रोटीन टूटता है कोशिकाओं के रूप में, वो दोबारा से अमीनो अम्ल दोबारा से शरीर के नए प्रोटीन बनाने में काम आ जाते हैं। इस प्रकार हमारा दिन भर का प्रोटीन का टर्नओवर 300 से 400 ग्राम प्रतिदिन रहता है, जिसमें से 75 ग्राम प्रोटीन मांसपेशियों के रूप में प्रतिदिन टूटता और नया बनता है। एपिथेलियल म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं, आपकी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल लेयर होती है वो 70 ग्राम प्रतिदिन बदलती है और उसकी जो उम्र होती है 4 से 6 दिन। इसका मतलब आपकी जो अधित्वक त्वचा होती है वो एवरी 4 to 6 डे वो सेल्स टूटती है और उनकी जगह नई अधित्वक कोशिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की जब बात करते हैं तो 120 दिन की उनकी आयु होती है। 120 दिन की आयु पूरी करने के बाद लाल रक्त कणिकाएं टूटती है और उनकी जगह पर नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थियों और उपास्थियों में पाया जाने वाला कोलेजन एवं मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसकी टर्नओवर की गति जो होती है वो अत्यंत धीमी होती है। और ब्रेन सेल्स नेग्लिजिबल अर्थात ब्रेन की कोशिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाएं जब एक बार बन जाती हैं तो उनका टूटने और नए बनने की गति नहीं के बराबर होती है। हम बात करें नियंत्रण एवं नियामक कार्य। इस कैटेगरी के अंतर्गत प्रोटीन के द्वारा संपादित किए जाने वाले वे कार्य आते हैं जो कि शरीर की विभिन्न जैविक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं या नियमन
करते हैं। आइए देखें कैसे। पहला, प्रोटीन की आवश्यकता विविध शारीरिक अवयवों के निर्माण के लिए चाहिए। कोशिकाओं के अतिरिक्त शरीर में इतने सारे बॉडी कॉम्पाउंड्स एंड कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी बिल्डिंग के लिए, जिनके बनाने के लिए प्रोटीन जरूरत है। पहला है हार्मोन। शरीर में आपने सुना होगा हार्मोन्स जो होते हैं वो किसी एक जगह पर बनते हैं और दूसरी जगह पर जाकर अपना इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जो वृद्धि के लिए चाहिए। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। ACTH एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाने वाला एड्रिनल कॉर्टिकोथायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सभी केवल और केवल प्रोटीन के बने हुए हैं। तो शरीर में इन हार्मोन के उत्पादन के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। हम बात करें एंजाइम्स, जिनको हम हिंदी में जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो कि विभिन्न जैविक गतिक्रियाओं की प्रक्रियाओं की गति को एकदम से बढ़ा देते हैं और खुद प्रभावित नहीं होते। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाएं, आपका श्वसन है, पाचन तंत्र में विभिन्न पाचन की प्रक्रियाएं, आपके संवेगों के ट्रांसमिशन की प्रक्रियाएं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हृदय के धड़कने की प्रक्रियाएं, सभी जैविक क्रियाओं के लिए एंजाइम्स की उपस्थिति जरूरी है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी यानी कि जब भी हमारे शरीर में किसी एलर्जन से सामना होता है, एलर्जिक कंपाउंड से सामना होता है, तो हमारे शरीर में उस एलर्जन के विरुद्ध लड़ने के लिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण होता है। और ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन की बनी हुई है। यानी कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के लिए एंजाइम्स की जरूरत है और शरीर की रोगों से सुरक्षा के लिए एंटीबॉडीज की। संकुचनशील प्रोटीन, आपने देखा होगा हम जब भी काम करते हैं, किसी तरह का मूवमेंट करते हैं, आपका हृदय धड़कता है, तो जो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां हैं जब वो काम करती हैं तो वो संकुचनशील प्रोटीन यानी कि एक्टिन एवं मायोसिन के द्वारा काम करती हैं। मैं अगर हाथों को इस तरह से संकुचित कर रही हूँ, शिथिल कर रही हूँ, तो मेरी हाथों की मांसपेशियां जो है वो संकुचित हो रही हैं और शिथिल हो रही हैं। और ये काम कौन कर रहा है? एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का एक काम विभिन्न अवयवों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना भी है। हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना ही होगा आपने। रक्त में लाल रंजित कणिकाओं में पाया जाता है जो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाता है। कोशिकाएं और ऊतक जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों से फेफड़ों तक आता है। फेफड़ों से श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम आयरन होता है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों का। लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स के साथ जुड़े हुए जो अवयव है लाइपोप्रोटीन्स कहलाते हैं। शरीर में लिपिड्स जो होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। वो प्रोटीन के साथ बंध कर रक्त में घुलकर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लाइपोप्रोटीन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सभी तरह के लाइपोप्रोटीन्स हैं जो रक्त में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि RBP, रेटिनॉल जो कि विटामिन ए है, वो भी वसा में घुलनशील विटामिन है और वो अपना काम कर सके इसके लिए या वो शरीर के लीवर से या जहाँ कहीं भी वो स्टोरेज होता है, लीवर में स्टोरेज होता है, लीवर से विभिन्न कोशिकाओं और विभिन्न ऊतकों तक RBP रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बंध कर पहुँचाया जाता है। ट्रांसफेरिन जो आयरन की ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, आयरन के साथ जब ट्रांसफेरिन प्रोटीन जुड़ता है, ट्रांसफेरिन अवयव बनता है, तो आयरन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन रक्त के द्वारा होता है। इसी प्रकार आंत्र की दीवारों से रक्त में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए भी प्रोटीन जो है वो कैरियर्स के रूप में काम करता है। विभिन्न पोषक तत्व कैरियर्स के साथ बंधकर आंत की दीवारों को क्रॉस करते हैं और पोषक तत्व इंटेस्टाइन के ल्यूमन से रक्त में आ जाते हैं। रक्त से ऊतकों को, रक्त में जो पोषक तत्व है उनको जब ऊतक या टिश्यू सेल्स ग्रहण करती है तो उस क्रॉस करने के लिए भी, उन कोशिकीय दीवारों को क्रॉस करने के लिए भी प्रोटीन कैरियर के रूप में काम करता है।
और ये देखिए ये बात आगे आगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स टू द सेल। कोशिकाओं को पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए भी कैरियर चाहिए, और वो कैरियर कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। स्टोरेज प्रोटीन, प्रोटीन विभिन्न पोषक तत्वों का शरीर में स्टोर करने के लिए भी काम आता है। वसा, विले, विटामिन आपके शरीर में जितने भी है वो यकृत में प्रोटीन के साथ बंधकर ही संग्रहित होते हैं। इसके अलावा फेरिटिन जो कि आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। ट्रांसफेरिन मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, और फेरिटिन जो है वो स्टोरेज प्रोटीन है। फेरिटिन के रूप में आयरन शरीर में संग्रहित होता है। और मायोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन की तरह ये कंपाउंड है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। विभिन्न अमीनो अम्ल भी शरीर में कुछ आवश्यक अवयव बनाते हैं और अपने कामों को संपादित करते हैं। मैंने आपको कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम बताए थे, विल, पीएमटी, हॉल्ट, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल थे, जिसमें से ट्रिप्टोफेन जो है वो नियासिन और सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। नियासिन विटामिन B3 को भी कहते हैं, जो कि शरीर में अपने विभिन्न कार्य संपादित करता है। और सीरोटोनिन और इसी प्रकार टायरोसिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। और सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये न्यूरॉन्स के थ्रू संवेगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन या परिवहन का काम करते हैं। संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। मिथियोनिन जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये एसिटाइल कोलिन, मिथियोनिन भी एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये एसिटाइल कोलिन और कोलिन में परिवर्तित हो जाता है। एसिटाइल कोलिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, और कोलिन जो है वो वसा के संग्रह में मदद करता है। तो आपने देखा ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल है ये शरीर के विभिन्न अवयव बनाकर या तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं या वसा के संग्रह में मदद कर रहे हैं। रक्त का थक्का जमाना, आपको पता है जब कभी भी हमें चोट लग जाती है और रक्त हवा के संपर्क में आता है तो उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है और शरीर से खून बहने से रुक जाता है और आपके शरीर से रक्त की हानि नहीं होती। तो ये जो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया है, इसमें भी 2 प्रोटीन विशेष महत्व रखते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और फाइब्रिन जो है वो रक्त का फाइब्रिन जब फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन प्रोटीन में, तो ये इस तरह से एक जाल सा बना लेता है फाइब्रिन प्रोटीन, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। सामान्य दृष्टि में सहायक, आंखों का जो काम है देखने का, उसमें 2 तरह की आपकी कोशिकाएं होती है, रॉड्स यानी कि छड़ और कोन्स यानी कि शंकु। तो रॉड्स में पाया जाने वाला रोडोप्सिन ऑप्सिन प्रोटीन विटामिन ए के साथ जुड़ता है, रोडोप्सिन बनाता है, जो कि मंद रोशनी में धीमी रोशनी में देखने के काम आता है। और इसी प्रकार से कोन्स में पाया जाने वाला आयोडोप्सिन ऑप्सिन प्रोटीन कोन्स में आयोडोप्सिन नामक अवयव बनाता है, और ये जो है आपका रंगों का भेदन करने में काम आता है। तो यहाँ भी प्रोटीन ने अपना रोल पूरा किया। जल संतुलन बनाए रखना, शरीर में मैंने आपको बताया था 70% भाग जो है वो केवल और केवल जल का बना हुआ है। शरीर का ये जल 3 स्थानों पर है, इंट्रासेलुलर यानी कि कोशिका के भीतर, इंटरसेलुलर यानी कि बिटवीन सेल्स यानी कोशिकाओं के बीच में। कोशिकाओं के बीच में से मतलब है कि जो जितने भी ऊतक आपके होते हैं, ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। तो ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में जो द्रव होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर या बिटवीन सेल। और तीसरा है इंट्रावेस्कुलर यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर। 3 तरह की रक्त वाहिनियां आपने पढ़ी हैं, धमनियां, शिराएं और कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं। तो इनके अंदर भी रक्त के रूप में तरल उपस्थित होता है। ये तरल शरीर के इन तीनों भागों में एक निश्चित मात्रा में बने रहे, इसका संतुलन मेंटेन रहे, इसके लिए भी प्रोटीन जरूरत होती है। कैसे जरूरत होती है आइए हम देखिए। 3 तरह की चीजें हैं जो जल के संतुलन को मेंटेन रखती है। पहला तो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हमने पढ़ा होगा सोडियम और पोटेशियम जो है वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के रूप में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं और तरल को कोशिकाओं से अंदर और बाहर आने जाने को मेंटेन करते हैं। सोडियम की मात्रा कोशिकाओं के बाहर ज़्यादा होती है, पोटेशियम की मात्रा कोशिकाओं के अंदर ज़्यादा होती है। और सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आयनों के रूप में जब एक संतुलित अवस्था में रहते हैं तो द्रव जो है वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर यानी कि इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर एक बैलेंस की अवस्था में रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रक्त प्रोटीन,
जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन जो रक्त के प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं और रक्त शरीर जल का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरी तरह का प्रेशर है हृदय के धड़कने से। हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण, आपको पता है जब हृदय धड़कता है, यानी कि जब हृदय संकुचित होता है तो हृदय में भरा हुआ रक्त पूरे प्रेशर से धमनियों से होता हुआ, बारीक धमनियों में होता हुआ शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और जल का संतुलन बनाते हैं। आइए देखिए, ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बताया है कि जब हृदय धड़कता है तो रक्त का बहाव इस तरह से धमनियों में होता है, मोटी धमनी से होता हुआ बारीक धमनियों में और परिधीय धमनियों तक रक्त पहुंचता है और अंत में जाकर ये ऊतकों में फैल जाता है। किसमें फैल जाता है? ऊतकों में। ये किसकी वजह से हो रहा है? हृदय के धड़कने के, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के कारण, जिसको हाइड्रोस्टैटिक भी प्रेशर दिखा है। ये देखिए, ये एक धमनी आपको दिखाई है, धमनी, इसका ये धमनी का अंदर का कटा हुआ हिस्सा दिखाया है जिसमें कि ये रक्त कणिकाएं हैं, ये प्रोटीन के कण हैं और ये तरल द्रव को बाहर आते हुए दिखाया गया है। हार्ट के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, संकुचन के कारण रक्त जब तेज गति से कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है तो ये तरल द्रव जो है वो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इन रक्त वाहिनियों की दीवारों से बाहर निकल आता है। क्या क्या निकलता है? रक्त कणिकाएं निकल आती हैं और द्रव निकल आता है। कहाँ निकल आता है? अंतराकोशिकीय स्तर पे, इंटरसेल्युलर सेल्स यानी कि टिश्यूज में आ जाता है। लेकिन जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो इस समय बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि प्रोटीन के अणु बड़े आकार के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा तरल तो बाहर आ जाता है, रक्त कणिकाएं भी बाहर आ जाती हैं, लेकिन प्रोटीन के अणु बाहर नहीं आ पाते। अब हम बात करें किसकी? ऑनकोटिक प्रेशर की। जो कौन लगाता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन। यही प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? इस तरल द्रव को पुनः रक्त वाहिनियों में खींचने का काम करते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिखाया है, अंतराकोशिकीय स्थल से पुनः रक्त वाहिनी में तरल और रक्त कणिकाएं खींच लेते हैं। कौन खींचते हैं? प्रोटीन के अणु में, प्लाज्मा प्रोटीन। किसके द्वारा? ऑनकोटिक प्रेशर के द्वारा। इस तरह से तीन प्रकार के प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त के प्रोटीन के द्वारा लगाया गया ऑनकोटिक प्रेशर जो रक्त को और तरल को रक्त वाहिनियों में लेकर आता है, और हृदय के धड़कने के पंपिंग एक्शन के द्वारा लगाया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि रक्त को कोशिकाओं में या ऊतकों में बाहर की तरफ भेजता है। जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर बराबर मेंटेन रहते हैं तो तरल का, कहाँ देखिए, रक्त वाहिनियों में और रक्त वाहिनियों के बाहर यानी इंटरसेल्युलर स्पेस में संतुलन बना रहता है। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर मेंटेन रहता है तो तरल का अंतराकोशिकीय स्थल में और अंतरकोशिकीय और अंतराकोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर तरल का बैलेंस बना रहता है। इस प्रकार जो प्रोटीन होते हैं वो शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखते हैं।